बाबूजी, आपको रोटी खाना हो तो पहले बता दिया कीजिएगा। बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी ही थी तो पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जी चाहे खा लिया। गिनकर बनती है रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब जी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी। और क्या? बोलकर तमकर उठी अंजना और दो रोटियां अशोक जी की प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा के साथ रखा और खुद चावल के डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। अशोक जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक से रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, अंजना का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो रमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी। बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दो माँ जी, ऐसे ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद न थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी के लिए नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा ही तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे राजीव की तरफ देखा, जिस पर वह प्यार से मुन्ना कर बुलाते थे कि वह अपनी पत्नी के बात पर विद्रोह करते हुए कहेगा। भला ऐसे कैसे? तुम अम्मा और बाबूजी की बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनका बेटा सिर झुकाकर चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा था, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उड़ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटियों के टुकड़े निगल गए। अशोक जी ने दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अब जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर से सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से रमा जी की आंखों में आंसू इस तरह बह जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक आवाज निकाले किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने को मिल रही थी। पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले कभी नहीं था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने के कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा घर साथ में लंच कर रहा था। नोनू और सोनू पहले ही खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में अशोक जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था तो उन्हें पनीर के साथ रोटी ही अच्छी लगती थी। अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। वैसे बहू का वो रुद्र रूप, वो आंखें तैर कर हाथ नचाते सब याद करके अशोक जी और रमा जी को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इस बात को दिल में मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब रमा जी ब्याह कर आई तब अशोक जी का बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और एक पर सास। घर में सबकी लाडली बहू थी। गोलमुखी सी प्यारी सी भोली भाली रमा जी। सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती तो जाने कब सुनती सबकी सुनी अशोक जी भी उनको अपनी पत्नी रमा जी को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। आज जबकि खुद रमा जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी अशोक जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ नहीं बुला पाए। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनते ही रमा जी का अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वह ऐसे हिचकियां लेकर रोनी जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा लिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। अशोक जी उनकी पीठ सहलाते रहे।
थोड़ी देर बाद जब रमा जी को खुद कुछ संयम हुआ तो वह बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी का कैसे खाई गई। अब बेहद निराश होकर अशोक जी बोले, यह सोचकर खा लिया कि दुल्हन की भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें झलकने लगी। अशोक जी ने फिर रमा जी के आगे बढ़कर अपने आंचल से पूछे, सद बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर में शक्ति क्षीण हो जाती है तो अपमान का गलर भी पीना पड़ता है। आज रमा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा कि दीदी कुछ भी हो जाए अपना घर अपने बेटे बहू के नाम मत करना, पर अब वो भावुकता से उनकी गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था। दरअसल अशोक जी और रमा जी के दो बेटे थे, बड़ा राजीव और छोटा संजीव। राजीव हमेशा माँ का लाडला रहता था। बड़ी मुन्नतों से जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए रमा जी ने जैसे अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, इसलिए राजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें दिखाई ही नहीं देती थी। संजीव राजीव के मुकाबले पढ़ाई में उतना जहीर नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए राजीव और भी उद्दंड होते गया और संजीव अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और संजीव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया तो वहीं का हो गया। वहीं की लड़की से ब्याह करके वहीं का हो गया। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीजा से कर ली थी। पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उसके माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें संजीव से कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने तो सारा उम्मीद अपने बड़े बेटे राजीव से लगा रखी थी। अशोक जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे अशोक जी, और दोनों पति पत्नी चित्तरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और बेंगलुरु में ही नौकरी करता था। वह पत्नी सहित दोनों बच्चे सोनू और नोनू के साथ रह रहा था। अब दोनों ही नोनू के साथ रह रहे थे। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उनके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना चल रही थी। छोटे बेटे संजीव ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे नाराज भी थे। सो इसी का फायदा उठाया राजीव ने। राजीव के सास ससुर भी उसकी कमाई पर पल रहे थे और उसके साथ ही रहते थे। अब अशोक जी और रमा जी के आ जाने से उन्हें राजीव ने अलग घर में किराए के घर में रखवा दिया था, इसलिए भी अंजना को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिगड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए संजीव की हिस्सेदारी घर पर खत्म करवानी जरूरी थी। राजीव और अंजना ने यह कहकर कि संजीव ने तो लीजा से लव मैरिज कर ली है और विदेशियों में शादी कर कोई टिकती नहीं। सो अगर उसका तलाक हुआ तो माता पिता के घर का जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लीजा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथों में चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं के उकेरते हुए मुन्ना बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करती हो वहाँ विदेशी लड़की मांस खाकर अपवित्र कर देगी। सुनकर तिलमिला गई रमा जी और किसी तरह अशोक जी को जोर दिलाकर घर राजीव के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सम्मान और आदर्श देते। रमा जी और अशोक जी को एकदम गदगद हो गए। और जब अशोक जी उनकी बातों में आकर अपना घर सब कुछ छोड़कर उनके साथ बेंगलोर रहने, इधर अशोक जी और रमा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर उस घर में और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो उनकी पास थी ही नहीं। घर तो मुन्ना अपने नाम पहले ही लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकतम रकम घर की राशन में खर्च हो जाया करती थी। बहू की ठिकाई तो इतनी
थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बड़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक अशोक जी को बाजार से सामान लेने के लिए ना भेज दे, उन्हें पैसे देने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी कि उन दोनों के आने से हमारे घर का खर्चा कितना बढ़ गया है और अशोक जी को तो पेंशन मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्चा अशोक जी ही उठाते थे। अब धीरे धीरे राशन का भी लाना पड़ रहा था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और अपने पैसे बेटा और बहू बच्चों पर ही खर्च कर रहे थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में सारी पेंशन की रकम राशन पर ही खर्च हो जा रही थी। हाँ, इतना गमगीन था कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई की हारी बीमारी में दवा दारू का ही खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। आज अशोक जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मुन्ना की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम लिखवा दिया। इन दिनों अशोक जी अक्सर सोचा करते थे कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी के घर में नहीं रह सकते। अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो उस घर के लोगों का अपना तो नहीं कह सकते थे। आह, कितना सुंदर हवादार घर था वो, बड़ा सा आहत उस घर की खूबसूरती को तो बढ़ा देती थी। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ में टांग लिया करते थे और झूलकर बहुत ही खुश होते थे। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लग गए। अब अशोक जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना उसे अपने नाम लिखवा चुका था और थर्ड पार्टी को बेच चुका था। कदाचित उसके मन में ये बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को संजीव उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहा था मुन्ना और बहू कि अशोक जी को लगा कि इतने कितने किस्मत वाले हैं वो, जो उन्हें इतने अच्छे बेटे और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीनों में के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब उनके उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना कि परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे संजीव का फोन आया तो दोनों संजोग बस पार्क में निकल आए थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहते ही बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मुन्ना ने खुद ही कहा था कि अम्मा जी, बाबूजी, आप लोग हमेशा घर पर मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क वार्क भी घूम लिया कीजिए। इससे थोड़ा अंजना को भी सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर में रहते हो तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नज़र रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर से किसी का फ़ोन आता तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए थे तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अकेलापन भूल गए थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संजोग अच्छा था कि संजीव का फ़ोन आया और अशोक जी ने सामान्य बातचीत के बाद फ़ोन रमा जी को पकड़ा दिया था। रमा जी ने रोते बिलखते हुए राजीव को सारी बात संजीव की बता दी। सुनकर संजीव स्तंभ रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, अब खुशखबरी है कि लीजा माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। संजीव जब आया और अपने माता पिता की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। संजीव जान गया था कि यह सब भैया भाभी के बाबूजी के मकान हड़पने और संजीव के हक मारने के लिए किया था। चूँकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में नहीं ठहरा और होटल में ठहरा। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। हाँ, तब भैया भाभी के घर अपने माता पिता से ढंग से बात तक तो करने के लिए तरस गया था।
माँ अपनी डबडबिया आंखों को कांपते होठों को बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर भाभी हमेशा अपने कान उधर ही लगाया रहती थी। कहीं संजीव माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा है। इसके अलावा संजीव ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो उनकी अनुमति भी भैया भाभी से लेनी पड़ती थी। उन्होंने अनुमति यह कहकर नहीं दिया कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस राजीव और अंजना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात न करें। अब संजीव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह से समझ चुका था, सो उसे अपना माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने के लिए एक ही उपाय समझ में आ रहा था कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपने जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से संजीव यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार राजीव को ही लुटाते आए हैं। माँ तो राजीव भैया को इतने करीब हो थी कि वह कई बार संजीव के बाद पक्षपात भरा रवैया भी करने लगती थी। राजीव से दबकर ही संजीव बड़ा हुआ था। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही बचपन में भी कई बार राजीव के स्वार्थी स्वभाव से पता चल जाता था कि उसे रमा जी की ममता ढक लेती थी। संजीव इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब राजीव की असलियत पता चली तो उन्होंने संजीव पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर संजीव को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब राजीव भैया के कारनामे और स्वार्थी के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूतिपूर्व से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर संजीव और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब बातें संजीव अब समझने लगा था। इसलिए अशोक जी और रमा जी के लिए अपना प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। अब के संजीव दीपावली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया और लीजा और अपने बच्चे को भी साथ लेकर आया था। पहले की तरह होटल में ही ठहरा और सबके लिए अपने भैया भाभी माँ पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगने लगा। तो भाभी ने उसे बड़ी खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे तो दोनों इतने लाचार और कमज़ोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। संजीव चाहता तो भाभी को बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माँ पिताजी की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में ले गया। जब रमा जी और अशोक जी घर से बाहर निकल रहे थे उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस में ही था। अब बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि अंजना को बाहर आकर उन्हें विदा न करना पड़े। अंजना अपने आप में इतना मगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी न जाए और वह उन्हें अपने पास रख कर ही सताए। खैर वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली। उन्हें ऊपर से अंजना बोली, ले जाइए इन दोनों को संजीव भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए अपने साथ रख लीजिए, पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप विदेश चले जाओगे फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पटक कर जाओगे। वृद्ध के साथ रहना इतना भी आसान नहीं, और यहाँ तो दो हैं और फिर एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर संजीव का तो खून खौल गया। उनका तो मन कर रहा था कि भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर राजीव ने अपने पत्नी के मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगल से झांक रहा था। उस दिन छोटी दीपावली थी, इसलिए सोनू और नोनू घर पर ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे।
यह कहते हुए दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चाचू आप दादा दादी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चों की बातों में एक पल रमा जी और अशोक जी का मन पिघलने को हो गया था कि अगले ही पल दोनों बेटे बहू के प्रतिदिन अपमान का याद आकर एक दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल गए। संजीव कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तो रमा जी ने उन नहीं रहा गया, बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तो संजीव ने मुस्कुरा कर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और अशोक जी की ओर मुड़कर होकर बोलता है, बाबूजी मैंने हम तीनों के लिए चित्तरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी हो, अशोक जी व रमा जी को तो इस बात से बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि संजीव उन्हें वही मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद संजीव उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल चित्तरंजन पहुंचकर संजीव ने सीधे अमलादही के लिए जब टैक्सी लिया तब रमा जी ने पूछा, संजू तू अपनी कॉलोनी में क्यों ले जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तो संजीव ने दोनों को सहारा देकर उतारा और अशोक जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट, और अब इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहकर वह संजीव माँ के हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब संजीव और अशोक जी ने रमा जी को ढूंढा तो वह बहुत से मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। रमा जी घर के हर कोने को, हर दरवाजे को, खिड़की को पकड़कर लिपट कर रो रही थी, जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है। और थोड़ी देर में बच्चों की तरफ खुश होकर बोली, अरे संजू तूने तो मेरे ठाकुर जी को ही बुला लिया है और चाय का सामान भी है, वाह क्या बात है। अशोक जी चाय के शौकीन थे और वह बोल पड़े। कुछ देर बाद संजीव लीजा और बच्चे को भी ले आया। लीजा अपनी मामी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहती थी। चित्तरंजन के समीप आसनसोल में लीजा की मामी का घर था। आज सब इकट्ठे हुए थे और अशोक जी ने रमा जी और अपनी छोटी बहू और पोते को मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत ही स्वादिष्ट था। उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा हुआ था। और आज घर में रोटियां गिनकर भी नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज रमा जी और अशोक जी सोच रहे थे कि जैसे सारी अंगुलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सारे बच्चों का संस्कार एक जैसा नहीं होता। जहाँ राजीव जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वहीं संजीव जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।